आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आपको पढ़ाने वाले हैं अधिगम अक्षमता के बारे में, जिसका टॉप 20 MCQs करवाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए। यदि आप अभी तक इसका सभी अधिगम अक्षमता को डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें अधिगम अक्षमता के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो आज अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ MCQs बताऊंगा, टॉप 20 MCQs जो आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिना किसी देरी के और बिना किसी रुकावट के इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आप लोगों से निवेदन है आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशनल जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पठन में कठिनाइयाँ जैसे कि अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है। आपके पास 4 ऑप्शन है। वो 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार है कि देखिए ऑप्शन ए जो है सो अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार जिसको ADHD बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर सी है वाचन वैकल्य और ऑप्शन नंबर डी है स्वालीनता। हम सबके आगे में इंग्लिश में भी लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यदि हम देखेंगे तो पठन से संबंधित जितनी भी अक्षमताएं होती है वो सारे के सारे जो है सो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है, यानी कि वाचन वैकल्य के अंतर आएगा। इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अधिगम अक्षमता सामान्यतः किसमें पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए देख लिए, खासकर उन बच्चों में जिसके सगे संबंधियों को ऐसी समस्या है। औसत से बेहतर IQ वाले बच्चों में। ऑप्शन नंबर सी है लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अधिक। इसका जो सही आंसर होगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग भी सही आंसर लगा रहे होंगे। यदि किसी कारणवश आपका आंसर गलत होता है तो मैं इसको सुधार तुरंत कर दूंगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वो खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधी को ऐसी समस्याएं होती है उसमें अधिगम अक्षमता सामान्यतः जो है सो पाई जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ADHD का पूर्ण रूप क्या है। ADHD का पूर्ण रूप क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है ऑटिज्म डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर 2 जो है बी ऑप्शन नंबर वो है ऑटो डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ऑप्शन नंबर सी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है अटेंशन डेफिसिट हाई डिजीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चमेली का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमान है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है और उसके लेखन कौशल पर्याप्त है। चमेली में सबसे अधिक संभावना है, यानी कि इन चारों में से कौन सा अक्षमता जो है उनमें हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया। तो देखिए कि सभी चीज़ में चमेली जो है सो सही है, अच्छा है उनका सब कुछ, लेकिन वो पढ़ने और वर्तनी में जो है वो कमज़ोर है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के सबको पढ़ने में वो कमज़ोर है। तो ज्यों ही आपके पास कभी भी पठन के संबंधित अक्षमता आ जाए तो उस समय में आपको जो है सो पठन संबंधित अक्षमता जो है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है कि राजू 6 के स्थान पर 9 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है। तो आपको बता दें कि यदि किसी भी तरह का प्रतिबिंबित अगर अभिलक्षण है
तो उस तरह के अक्षमता जो है वो पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है सो यह रहा। देखिए सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिसलेक्सिया कई विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं में से एक है। डिसलेक्सिया सबसे आम अधिगम अक्षमता है जिसके परिणाम स्वरूप वर्णमाला का विपरीत या प्रतिबिंब छवियों को समझने में कठिनाई होती है। यह 6 को 9 या बी को डी के रूप में पढ़ने और लिखने में भ्रम जैसे उल्टे शब्दों की पहचान को बाधित करता है। यह था पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कि क्यों इसका आंसर जो है सो डिसलेक्सिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, स्वालीनता, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया। यदि कोई भी बच्चा गणितीय संक्रिया में क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है तो गणितीय संबंधित जितनी भी अक्षमताएं होगी वो सारे के सारे अक्षमता जो है सो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो है सो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इसीलिए बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं या ग्रस्त है वह किस तरह से कौन सा अक्षमता उसके अंतर्गत पाया जाएगा? उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है अफेजिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया। यदि वाक्य और भाषा संबंधित कोई भी अक्षमता हो, वाक्य या भाषा संबंधित कोई भी अक्षमता है वो डिस्फेजिया के अंतर्गत आता है और अफेजिया के अंतर्गत। भाषा संबंधित जो मौखिक रूप से कोई भी समझने में अक्षम होते हैं वो जो है सो सारे के सारे अफेजिया के अंतर्गत। इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। 7 का सही आंसर है ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय संबंधित समस्याएं किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अफेजिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया और ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि गणितीय संबंधित जितने भी अक्षमता होगा वो सब के सब जो है सो आपको सब के सब जितने भी अक्षमता है सब डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। इसीलिए इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट आंसर जो है, राइट आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर बी है, डिसकैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखने, चलने, बोलने, टहलने की अक्षमता है। आपके पास ऑप्शन है अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अप्रेक्सिया। देखिए आप अगर कुछ एक्सप्लेन आपको कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है सो समझने में दिक्कत न हो, क्योंकि इससे पहले हम बोल चुके हैं कि किसी भी आदमी को यदि पठन या पठन संबंधित समस्या होता है उसको डिसलेक्सिया होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में यदि आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो है लिखने, चलने, बोलने और टहलने की क्षमता है, यानी कि उसको लिखने में भी दिक्कत है, चलने में भी दिक्कत है, बोलने में भी दिक्कत है और टहलने में भी दिक्कत है। इसका मतलब है उसके शरीर का जो है सो अंग सही से जो है सो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको ये दिक्कत है। इस तरह का जो जितना भी अक्षमता है वो अप्रेक्सिया के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। अपने आप को दूसरे से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की अक्षमता कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्मॉर्फिया और डिस्थीमिया। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है। ये जो है सो इसको बोला जाता है भ्रम वाली स्थिति, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि भ्रम वाली स्थिति जो है वो किसके अंतर्गत आता है, कौन सा अक्षमता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यदि इस तरह की कोई भी आपको जो है सो लर्निंग डिसऑर्डर है तो उसका जो है सो वो सारे के सारे डिसमॉर्फिया के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा होगा कि गंभीर तनाव की स्थिति होती है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्मॉर्फिया और डिस्थीमिया। तो मैं आपको बता दूं कि तनाव के संबंधित कोई भी अक्षमता हो
वो सारे के सारे जो है वो डिस्थीमिया के अंतर्गत आता है। यह डिस्थीमिया के अंतर्गत यह लर्निंग डिसऑर्डर है, तनाव की स्थिति जो है वो डिस्थीमिया के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के पास। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है कि प्रोजेरिया जो है किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़ने की अक्षमता, तर्क न कर पाने की अक्षमता, भाषा संप्रेषण की कठिनाई संबंधी समस्याएं और कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी। जो कम आयु में जो है बच्चे जो है सो वो वृद्धावस्था के लक्षण, यानी कि उस तरह का उसका चेहरा का जो है सो आपको झुर्रीपन दिखाई देगा, ये सब प्रोजेरिया के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि गतिक कौशल किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, डिसलेक्सिया, प्रोजेरिया, अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। आपको यहाँ पे 2 आंसर दिख रहा होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि अप्रेक्सिया। 13 का आंसर सही है सी। अभी आपको आगे हम बताएंगे कि अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया में क्या अंतर है। इसमें अंतर ज़्यादा का नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहीं बता देंगे कि हमने अप्रेक्सिया क्यों लगाया, इसका आंसर डिस्प्रेक्सिया क्यों नहीं बताया। ये आप लोगों के जानकारी के लिए, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इस तरह का ऑप्शन हम रखे हैं कि ताकि हम इसको डिटेल में बता दें, ताकि आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आप इस तरह का, अगर इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो आप जो है सो गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या है एक्सप्लेनेशन। देखिए अप्रेक्सिया जो होता है वो अप्रेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, नसों से संबंधित है। इस बीमारी से ग्रस्त होने पर व्यक्ति की मांसपेशियां तो नॉर्मल रहती है, लेकिन मोटर मूवमेंट्स यानी कि मांसपेशी की जो गतिविधि है वो उसको जो है सो मूव करने में दिक्कत होता है। तो इसी के कारण होता क्या है कि आदमी ठीक से चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाते रहता है। तो आपका गतिक संबंधी जो भी कौशल है वो अप्रेक्सिया के अंतर्गत आता है। यदि आपके ऑप्शन में अप्रेक्सिया नहीं रहता, आप वहाँ पे डिस्प्रेक्सिया लगा सकते थे। और देखिए डिस्प्रेक्सिया क्या है, ये अप्रेक्सिया के हल्के मामले है। ठीक है, ये मतलब जो है सो डिस्प्रेक्सिया जो है अप्रेक्सिया का हल्का मामला है। मान लीजिए कि आपके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो ये जो है सो अपने आप में बहुत बड़ा जो है सो बीमारी हो गया एक टाइप का। लेकिन डिस्प्रेक्सिया में होता क्या है कि इसमें बच्चे फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल में समस्या होती है, जैसे कि बच्चा सही से पेंसिल को नहीं पकड़ पाएगा, कैंची, बाल आदि को पकड़ना ये जो है सही से नहीं पकड़ पाता है। तो ये है डिस्प्रेक्सिया में अंतर और अप्रेक्सिया में। लेकिन दोनों जो है सो गति से ही संबंधित है, यानी कि दोनों जो है मोटर मूवमेंट से ही संबंधित है, मांसपेशियां से ही संबंधित है। बस यही अंतर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होने से संबंधित कौन सी अक्षमता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, प्रोजेरिया, डिमेंशिया, डिस्फेजिया और डिस्प्रेक्सिया। तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो है डिमेंशिया। इस स्थिति में जो है सो बच्चे सही से तर्क नहीं कर पाता है, उसका स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होता है। तो इस तरह के विकार या इस तरह के निर्योग्यता को जो है सो डिमेंशिया कहते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर को डिमेंशिया कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि भोजन ग्रहण प्रकृति संबंधी समस्याएं होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बुलिमिया, प्रोजेरिया, अप्रेक्सिया और अफेजिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुलिमिया। इससे जो है इस संबंधित अक्षमता, इस संबंधित जो प्राकृतिक संबंधी समस्या है भोजन के लिए, वो बुलिमिया के अंतर्गत आता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, यानी कि जिस बच्चे में लर्निंग डिसऑर्डर होता है उस तरह के बच्चे को जो है सो कौन सा 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा कि बहुत बुद्धिमानता परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं सभी के बारे में तो इस
एक पार्ट 1 का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप आगे पार्ट 2 देखिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करता है। यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा को लिखने में कठिनाई है तो जरूरी नहीं है कि इसको पठन में भी कठिनाई हो सकता है किसी बच्चा को गणितीय संबंधित अक्षमता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो लिख और पढ़ नहीं सकता है। तो इस तरह से जो है सो अधिगम के कुछ पक्षों से ही संघर्ष करते हैं। यह नहीं है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे जो है सो बहुत ही जो है सो उसकी बुद्धि लब्धि कम होती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सी अधिगम और क्षमता वाले बच्चे की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना और धारा प्रभाव रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने की जो है उसको कठिनाइयाँ होती है, फिर से उस शब्द पे वापस नहीं आ पाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा कि धारा प्रवाह रूप से जो है सो पलट कर जाने में उसको कठिनाइयाँ होती है। धारा प्रवाह कुछ भी पढ़ता है वो तो ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वलीन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ये 4 ऑप्शन है कि अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाइयाँ अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है और अपने ही कार्यों में लीन रहता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में यदि आप देख सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में वो कठिनाई अनुभव करता है और किसी चीज़ को जो है वो बार बार दोहराता है, ये स्वालीनता के अंतर्गत आता है, यानी कि बार बार दोहराव की स्थिति और उसके बाद जो है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर कि अधिगम और क्षमताएं क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति की इनमें भूमिका कोई नहीं होती है, पठन अक्षमता के पर्याय है, समान या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक अंक वाले बच्चों में भी पाई जाती है, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी और अपरिवर्तनशील नहीं होती है। इसका जो सही आंसर होगा हम पहले बता दें, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का सी, कि जरूरी नहीं है कि यह अक्षमता उसी में पाया जाएगा जिसका बुद्धि लब्धांक जो है सो अधिक बुद्धि लब्धांक वाले में बच्चे में पाया। हो सकता है जो औसत लब्धांक वाले बच्चे हो उसमें भी इस तरह का डिसऑर्डर पाया जाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी कि एक को छोड़कर जो है सो डैश के कारण जो है सो इसमें 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन लगाना है कि किसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, ऑप्शन बी है मंदबुद्धिता, ऑप्शन सी है शैशव काल के समय दिमागी बुखार और ऑप्शन डी है शिक्षक के शिक्षण शैली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करने से इस तरह की जो है सो अधिगम अक्षमता उत्पन्न होने का चांस जो है सो बढ़ जाता है। तो चलिए ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम यह भी आशा करते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। और हाँ, एक बात और, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी लोगों के पास यह वीडियो जा सके जिसको यह ज़रूरत है पढ़ने की, उसके पास वीडियो का शेयर कीजिए। धन्यवाद।